अंशु, सुन बेटा, जल्दी से तैयार हो जा। आज संडे है और हम सबको दादाजी से मिलने जाना है। जया के तीसरी बार कहने पर भी जब अंशुल तैयार होने को नहीं उठा तो जया हाथ का काम छोड़कर उसे बुलाने आई। तो अंशु ने छूटते ही कहा, मम्मी मुझे नहीं जाना दादाजी के घर, मुझे वो अच्छे नहीं लगते। तब तक रोहित भी सुबह की सैर से वापस आ गया था और कहने लगा, क्यों नहीं जाना मेरे प्रिंस को दादाजी के घर। अंशु ने उसे भी वही जवाब दिया जो जया को दिया था, दादाजी मुझे अच्छे नहीं लगते। अक्सर हर शनिवार या रविवार को पूरा परिवार उसी शहर के रिहायशी इलाके में रह रहे अंशु के दादा दादी यानी रोहित के माता पिता से मिलने जाता था। दिन भर उनके साथ रहकर वो लोग शाम को वापस आ जाते थे। पिछले 6 सालों से लगभग यही क्रम चल रहा था। इसके अलावा 30 त्योहारों पर भी रोहित और जया दोनों बच्चों के साथ वहां जाते रहते थे। विद्यानगर में बड़ा और हवादार घर था आनंद जी का। हाँ, शहर के शोर शराबे और दिखावे से ज़रूर दूर था और रोहित के वृद्ध माता पिता उतनी आधुनिक सुविधा नहीं जुटा पाते थे। इसके अलावा अपनी बेटी आरती के विवाह और इस मकान को बनवाने में आनंद जी की सारी जमा पूंजी लग चुकी थी। अब चूँकि सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए थे इसलिए उन्हें पेंशन मिलता था। बस ले देकर एक पेंशन ही दोनों पति पत्नी का गुजारा हो जाता था। इसके अलावा बुढ़ापे का शरीर था सो हारी बीमारी लगी रहती थी। गाहे बगाहे मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता था। घर पर आने वाले उनके रिश्तेदार और शुभचिंतक यह पूछने से बाज नहीं आते थे कि इस शहर में उनका बेटा रोहित उनसे अलग क्यों रह रहा है। अपनी तरफ से तो दोनों पति पत्नी बहाना बना देते कि यह घर और स्थान शहर से दूर है और रोहित का दफ्तर और अंशु का स्कूल यहाँ से दूर पड़ता है, इसलिए वह अलग रहता है। जबकि सच क्या है यह आनंद जी एवं कौशल्या जी भी जानते थे और ऐसे सवाल करने वाले रिश्तेदारों से भी कुछ छुपा हुआ नहीं था। फिर भी ऐसा पूछकर वह उनकी दुखती रग पर हाथ डालने से बाज नहीं आते थे। रिश्तेदारों और सोसाइटी के कुछ लोगों के तंज और बुढ़ापे का अकेलापन सहकर कैसे भी आनंद जी एवं कौशल्या जी एक दूसरे का संबल बनकर जी रहे थे। एक तो दोनों बेहद मिलनसार और सभ्य थे, ऊपर से माता पिता थे, इसलिए अपने बेटे बहू के खिलाफ कुछ भी कहते उनकी जबान कटती थी। दोनों पति पत्नी ने अपना पूरा जीवन अपने दोनों बच्चों आरती और रोहित के पालन पोषण में लगा दिया। अब जब जया उनके घर के बहू बनकर आई तो उसे भी अपनाने और प्यार देने की उन्होंने बहुत कोशिश की, पर जया को इस घर में सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं आया और वह लड़ झगड़ कर मायके रहने चली गई और पीछे से रोहित भी ससुराल रहने चला गया। जिस घर में तमाम सुख सुविधाएं थी और वृद्ध माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी की तरफ से उसने आंखें फेर ली थी। इधर आनंद जी एवं कौशल्या जी अपने दोनों पोता पोती अंशु और रिया पर भी अपनी जान छिड़कते थे, पर कभी कभी अपने पोता पोती को गोद में लेने उन्हें प्यार करने को तरस जाते थे। बड़े आग्रह पर रोहित और जया सप्ताह में एक दिन यानी रविवार के रविवार उनसे मिलने को राजी हुए थे, पर इतने भर से भला दादा दादी का मन कहाँ भरता। उस पर से भी अगर किसी रविवार उनका कहीं और घूमने या शॉपिंग का प्लान होता तो उन्हें बहुत निराशा होती, क्योंकि उस इतवार को बच्चे नहीं आ पाते थे। उम्र के इस पड़ाव में उनके लिए पोता पोती को देखना, उनकी तोतली जुबान से दादाजी दादी सुनना जैसे संजीवनी का काम करता था। हालांकि जब तक वो लोग उनके घर रहते तब तक जया कुछ ज़्यादा खुश नहीं नज़र आती थी। फिर भी वो लोग खुश थे कि कम से कम बच्चों का मुंह तो देख पाते हैं। इधर अब अंशु बड़ा हो रहा था। इसी मार्च में 5 साल का हो गया था। अब एक ही शहर में रहकर रोहित और जया अपने वृद्ध माता पिता से अलग क्यों रह रहे थे, यह सवाल पहले भी बहुतों के जहन में उठा करते थे। अब पिछले कुछ समय से अंशु के मन में भी यही सवाल आने लगा था कि दादाजी दादी उनके साथ क्यों नहीं रहते, या हम उनके साथ घर में क्यों नहीं रहते, एक ही शहर में रहकर अलग अलग क्यों रहते हैं।
इन सभी सवालों का जवाब तो भला रोहित और जया क्या देते। कभी किसी वक्त अंशु के बाल मन से उठते इस जिज्ञासा को रोहित ने यह कहकर शांत कर दिया था कि दादाजी बहुत गुस्से वाले हैं, मुझे बहुत मारते थे और उन्होंने गुस्से से हमें घर से निकाल दिया। उस वक्त ऐसा बोलते हुए कदाचित रोहित ने नहीं सोचा होगा कि इस बात को अंशु किस रूप में लेगा। उसने तो अपने बेटे के सामने अपनी छवि ठीक रखने के लिए ऐसा ही कुछ मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी थी और खुद की वह जया की गलती को साफ बचा गया था, जबकि यह रोहित और जया के स्वार्थ का ही तो नतीजा था जो आज उम्र के अंतिम पड़ाव में आनंद जी और कौशल्या जी को अकेले रहना पड़ रहा था। दरअसल रोहित के पिता आनंद जी जब अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए तब उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर घर बनाया। बेटी आरती की शादी वह पहले ही कर चुके थे। लखनऊ से दूर मुंबई में थी बिटिया, जो बच्चों के स्कूल में छुट्टी होने पर ही कुछ दिन के लिए मायके आ पाती थी। वह भी अब वृद्ध होते हुए अपने माता पिता की तकलीफ़ समझ रही थी, पर एक तो उस पर अपने घर की जिम्मेदारी थी, दूसरे उसे पता था कि भाई रोहित तो उसकी बात चुपचाप सुन भी लेता, पर उसकी तेज़ तर्रार भाभी जया उसे ही पलटकर एक का 100 सुना देती थी। दरअसल जया बचपन से ही शानो शौकत में पली थी। उसे ना तो घर का काम करने की आदत थी और ना रुचि थी। रोहित के सुदर्शन व्यक्तित्व और ऊंचे ओहदे से प्रभावित होकर जया ने रोहित से प्यार किया था और शादी के बाद इस घर के मध्यम वर्गीय रहन सहन से उकताकर रोहित के साथ अलग रहने के सपने देखने लगी थी और अवसर मिलते ही लड़ झगड़ कर रोहित को लेकर अपने मायके के आलीशान घर में रहने चली गई थी। ये बात और है कि इन सारे प्रकरण में जया की मां कृष्णा जी का भी वरदहस्त था। अभी कुछ महीने पहले ही कौशल्या जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तब कुछ दिन उनकी सेवा करने के बाद जब आरती को अपने घर जाने का समय आया तब उसने मां से मिलने और उनका हाल चाल पूछने आए रोहित व जया से कुछ दिन वहीं रुककर मां की सेवा करने को कहा। तब उसे जया ने तो खरी खोटी सुनाई ही। रोहित भी जया की सह में आकर बोल उठा था, दीदी कोई ज़रूरत नहीं कि हमेशा मैं ही अम्मा बाबूजी की देखभाल करूं। आप भी कुछ महीने यहाँ आकर उनकी सेवा कर सकती हो। वैसे भी माँ को जया पसंद नहीं, वह तो तुम्हारी बात ही ज़्यादा मानती हैं। अपने छोटे भाई के मुंह से यह कठोर वचन सुनकर आरती कुछ कहने ही वाली थी कि जया रोहित की बात को आगे बढ़ाते हुए बोल पड़ी, और नहीं तो क्या, हम इस शहर में रहते हैं इसलिए तो आप और अम्मा बाबूजी हमसे इतना उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर हम भी आपकी तरह दूसरे शहर में रहते और कभी कभी छुट्टियों में आपकी तरह तफरीफ़ करने चले आते, आना का आना हो जाता और सैर सपाटा अलग से। वाह क्या बात है दीदी, ऊपर से अम्मा बाबूजी की देखभाल का सारा क्रेडिट भी तो आपको ही मिल रहा है। अब आप हमारा ज़्यादा मुंह ना खुलवाओ। अब मितभाषी और स्वभाव से सरल आरती के पास सिवाय चुप रहने के कोई और उपाय नहीं था। वह घर की शांति और अपने माता पिता की भलाई की बात सोचकर किसी तरह मन की बात मन में ही रहकर शांत रह गई। उनकी बातें कुछ अस्फुट तौर पर कौशल्या जी के कानों में भी पड़ी तो बेचारी अपने आंसू हलक में ही दबा कर रह गईं। अपने पति आनंद जी से कहती कि अपना बेटा ऐसा कह रहा है तो उन्हें बहुत दुख होता, लिहाजा आंचल के कोर में मुंह ढककर बमुश्किल अपना रोना रोक पाई। एकदम से उन्हें असहाय की तरह लगने लगा था। बुढ़ापे का कमज़ोर शरीर, ऊपर से बुखार अभी अभी उतरा ही था कि उन्होंने घर का कामकाज संभाल लेने का बहुत अच्छा स्वांग किया कि उनकी अपनी कूख चाहिए आरती भी नहीं समझ पाई कि माँ ठीक नहीं हुई बल्कि ठीक होने का अभिनय कर रही है। उसने माँ को वापस काम करता देख यही समझा कि माँ अब स्वस्थ हो गई है और आश्वस्त होकर ससुराल चली गई। इधर कौशल्या जी एवं आनंद जी बढ़ती उम्र और उदास मन के साथ कैसे भी बस जिंदा थे। आनंद जी ने कितनी उम्मीद से बेटे को उच्च शिक्षा दिलवाई थी। उन्होंने सोचा था कि बेटे के साथ बुढ़ापा आराम से काटेंगे। सेवानिवृत्त
के बाद जब बेटे रोहित ने अपने पसंद की लड़की जया से शादी करने की इच्छा जताई तो दोनों ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी थी। वैसे तो सब कुछ औपरे तौर पर ही था, पर आधुनिक विचारों वाली और आराम परस्त जया उनके साथ नहीं निभा पाई और लड़ झगड़ कर अलग हो गई। इस बात की तह में एक और बात यह थी कि जया अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी थी। उनका भाई कुरुक्षेत्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में था। उसके पिता उसी शहर में बड़े बिजनेसमैन थे, सो सारे काम करने को नौकर और तमाम तामझाम था घर में। ऊपर से जया की माँ कृष्णा जी चाहती थी कि बेटी अपने बुजुर्ग सास ससुर की सेवा करना छोड़कर उनके पास आकर रहे, तो अपनी मम्मी की सह पाकर और कुछ उनके कहे अनुसार कट वचन कहकर जया आए दिन आनंद जी एवं कौशल्या जी से कलह क्लेश करने लगी। नतीजा उनके घर छोड़ने की परिणति से हुआ। उस दिन कौशल्या जी का देव उठान एकादशी का व्रत था। कौशल्या जी ने प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी जया पर डाल दी थी कि इसी बहाने बहू इस घर के तौर तरीके सीख लेगी। पर काम करने के नाम से भागने वाली जया ने बिना सोचे समझे अंडे बनाने वाले बर्तन में भगवान का प्रसाद बनाकर रख दिया था। उस दिन कौशल्या जी से रहा नहीं गया। उन्होंने दबी जुबान में जया से कहा कि बहू, प्रसाद को अंडे बनाने वाले बर्तन में नहीं बनाना था। अब मैं उपवास के बाद पारण कैसे करूँगी? आज तो फल खाकर व्रत तोड़ रही हूँ, पर आगे से ध्यान रखना। बस इतना सुनना था कि जया एकदम बिफर गई। उसने भी गुस्से से कह दिया कि अम्मा जी, आपके व्रत के तो बड़े नियम हैं। इतना ही था तो आप अपना प्रसाद खुद क्यों नहीं बना लेती? मैंने अपने मायके में कभी चाय तक नहीं बनाया है और आप मुझसे यहाँ इतना काम करवा रही हैं। उस दिन बैठक में आनंद जी से मिलने कुछ लोग आए थे। सास बहू की नोक-झोंक की आवाज़ उन तक भी थोड़ी थोड़ी पहुँच रही थी। लिहाजा आनंद जी ने बैठक से बाहर आकर कौशल्या जी से धीरे से कहा, तुमने और बहू ने ये क्या लगा रखा है? बहू से कहो थोड़ा शांत रहे। यह सुनकर तो जया ने जैसे पूरा घर सिर पर उठा लिया और रो धोकर अपनी माँ को फ़ोन किया और मायके चल दी। उस वक्त तक रोहित ऑफिस से लौटा नहीं था। बाद में जया रोहित के कान भरकर भी अपनी तरफ कर लिया और अपने साथ मायके के आलीशान और आधुनिक सुख सुविधा से युक्त घर में रहने को मना लिया था। तब से दोनों अलग रहते थे। आनंद जी एवं कौशल्या जी बेटे के माता पिता होकर भी बुढ़ापे में अकेले रहने को विवश थे। बहरहाल उस दिन रोहित और जया विद्यानगर जा रहे थे अंशु और रिया को दादाजी से मिलाने। अंशु के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जाने वाला था और उसी से संबंधित लगभग 50 शब्दों का निबंध भी लिखना था। खैर, उस दिन रोहित ने अंशु की बात को ज़्यादा तूल ना देते हुए जया से कहा कि फटाफट बच्चों को तैयार कर दो। आज सुपरमार्केट से अम्मा बाबूजी के लिए घर की ज़रूरतों का कुछ सामान लेते हुए चलेंगे। पिछले दिनों बाबूजी ने बताया था कि उनके घर के सामने वाले किराना स्टोर बंद हो गया है और उन्हें सामान लेने दूर जाना पड़ता है। सुनकर जया ने सहमत जताई और बच्चों को तैयार करने में लग गई। आज जया ने अम्मा बाबूजी को सामान देने के नाम पर कोई हो हल्ला नहीं मचाया और सहर्ष तैयार हो गई। तो भी रोहित को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वह भी जया के स्वभाव में आए परिवर्तन पर गौर कर रहा था। दरअसल अब मायके में जया के छोटे भाई की शादी हो गई थी। उसकी भाभी काव्या को जया का मायके में रहना खटकता था। उसके रुष्ट व्यवहार का असर अब जया के माता पिता के ऊपर भी पड़ने लगा था। सो जया और रोहित को अब उस बड़े से घर में एक तरह से वांछित सा महसूस होने लगा था। खैर, घर के लिए और अम्मा बाबूजी की रोज़मर्रा की ज़रूरतों का कुछ सामान लेकर जब रोहित, अंशु व उसकी छोटी बहन रिया आनंद जी के घर पहुँचे तो वहाँ बच्चों के दादा दादी आनंद जी एवं कौशल्या जी उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। कौशल्या जी ने बच्चों की पसंद का ध्यान रखते हुए आइसक्रीम और चॉकलेट भी मंगवा कर रखे थे। खाने के बाद जब सब हॉल में बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे तब दादी के मुंह से अचानक निकल गया कि आज सबके घर आने से कितना भरा भरा और अच्छा लग रहा है।
कि तभी रिया ने मासूमियत में आकर कह दिया कि भैया तो आना ही नहीं चाहता था, कह रहा था कि उसे दादाजी अच्छे नहीं लगते, पर मुझे तो अच्छे लगते हैं, कहकर लाड़ दिखाती हुई रिया दादाजी के गोद में चढ़ गई। रिया की इस बात का असर दादाजी पर उतना नहीं पड़ा जितना रोहित पर। सबने गौर किया कि रिया के ऐसा कहने पर रोहित बिल्कुल सकपका गया था और एक पल को रोहित की नज़र अपने पिता आनंद जी से टकराई तो उन आँखों में एक शिकायत थी जिसे रोहित झेल नहीं पाया। जब सबने प्यार से अंशु से पूछा कि उसे दादाजी क्यों अच्छे नहीं लगते, तो अंशु बोला कि पापा कहते हैं कि बचपन में दादाजी उनको बहुत मारते थे, एक बार तो उनका सिर ही फोड़ दिया था, इसलिए तो पापा और हम लोग दादाजी के साथ नहीं रहते। फिर उसने बड़ी मासूमियत से आनंद जी से पूछा, दादाजी आप पापा को क्यों मारते थे? अंशु की ऐसा कहते ही सब सकते में आ गए। रोहित इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने तो अंशु की तत्कालिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऐसा कह दिया था। अब जबकि वही बात अंशु ने सबके सामने कह दी तो रोहित अपने झूठ पर बहुत ही शर्मिंदा हो गया। खैर उस वक्त तो आनंद जी ने अंशु को गले लगाकर प्यार से कहा था कि आपके पापा बचपन में बहुत शैतान थे ना, इसलिए मैंने मारा होगा, अब कभी ऐसा नहीं होगा, आई एम सॉरी। नन्हा अंशु यह सुनकर आश्वस्त हो गया और खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगा था, पर रोहित एकदम शर्म से गड़ गया था। उस दिन रोहित ने निश्चय किया वह अब बच्चों के सामने कुछ भी सोच समझ कर बोलेगा। वैसे आज अपने माता पिता के घर से वापस लौटते हुए रोहित और जया बिल्कुल चुपचाप थे। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि क्षणिक सुख और शानो शौकत के लालच में उन्होंने अपने माता पिता सास ससुर को उम्र के इस पड़ाव पर अकेला छोड़ दिया था। बिटिया तो खैर अभी छोटी थी, पर अंशु अब कुछ कुछ समझने लगा था और सवाल भी करने लगा था कि दादाजी और दादी के साथ हम क्यों नहीं रहते। तो रोहित ने झूठ ही कह दिया था कि दादाजी मुझे मारते थे, इसलिए हम लोग उनसे अलग रहते हैं। अब अंशु के बाल मन पर अपने कहे का नकारात्मक असर होते देखकर रोहित को बहुत बुरा लगा था। उधर जया को भी अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दोनों मन ही मन निश्चय कर चुके थे कि अम्मा बाबूजी से अपने किए की माफ़ी मांगकर सब साथ रहने लगेंगे। अपने इस निर्णय पर दोनों बहुत खुश थे। अब सबको अगले रविवार का इंतज़ार था, क्योंकि अगले रविवार रोहित और जया बच्चों के साथ हमेशा के लिए शिफ्ट होने वाले थे। इस बार अंशु को ग्रैंड पेरेंट्स डे के लिए निबंध लिखने में अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। उसे अपने दादाजी और दादी माँ का इतना प्यार मिल रहा था और उनसे इतना कुछ सीखने को मिल रहा था जो अनमोल है। उसका निबंध तो सबसे अच्छा बन पड़ा था। आनंद जी एवं कौशल्या जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पूरा परिवार एक छत के नीचे रिश्तों की गर्माहट और अपनेपन को महसूस कर रहा था और अपने आप को परिपूर्ण भी। आखिर अपनों का परिवार होता ही अनमोल है और परिवार से बढ़कर खुशी व सुकून और कहीं नहीं है। यह बात रोहित और जया भी बखूबी महसूस कर रहे थे कि बुजुर्गों के आशीर्वाद घनी छाया में कितना सुकून है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।